अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स सीखते सीखते अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म किया है। आज के लेक्चर से हम आगाज़ करेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर का, जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म क्या है, ये आप 9 क्लास में जब फ़िज़िक्स की शाखें पढ़ते थे उसमें एक शाख ये भी थी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म आप पढ़ के आए हुए हैं। उसकी तारीफ़ आप कुछ इस तरह से करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें करंट के मैग्नेटिक असरात का मुताला किया जाता है। ये करंट के मैग्नेटिक असरात क्या हैं, ये मैग्नेटिक असरात किस तरह से पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें आज से हम सीखना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक असरात कैसे होते हैं। एक कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजर रहा है, वो किस तरह के मैग्नेटिक असरात पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक असरात किस तरह से दूसरी चीज़ों पर असरअंदाज होंगे, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में सीखेंगे। ये सीखने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। हम चैप्टर नंबर 13 से चार्जेस के बारे में जितनी भी डिस्कशन है वो करते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि चार्जेस का रेस्ट की हालत में जो मुताला किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगले एक चैप्टर में आए तो उसको नाम दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे भी चार्जेस पढ़ा। वहाँ पे चार्जेस की मूवमेंट को पढ़ा कि जब चार्जेस मोशन में होंगे तो कौन कौन से असरात होंगे, कौन कौन सा अफेक्ट होगा, ये सब कुछ पढ़ा है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अभी भी चार्जेस की जितनी भी डिस्कशन है वो ख़त्म नहीं हुई। अब हम बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और इस चैप्टर के अंदर भी हम चार्जेस की बाकी जो खसूसियात हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नाम के अंदर काम छुपा होता है। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और मैग्नेटिज्म निकला है मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड से क्या ताल्लुक है, मैग्नेटिक असरात से इसका क्या ताल्लुक है, ये जितनी भी चीज़ें होंगी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलें हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ़ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच है। तो हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें करंट के मैग्नेटिक असरात का मुताला किया जाता है, वो कहलाती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 14 में हमने चार्जेस की मोशन पढ़ी। चार्जेस जब मूव कर रहे हों तो उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक करंट का। अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक असरात पैदा होंगे उनके मुताले को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अपने पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि जब चार्जेस को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो चार्जेस पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसको हमने नाम दिया था कन्वेंशनल करंट का। अब मूव होते होते हमने एक लॉ पढ़ा था, जाउल्स लॉ। हमने देखा था कि जब चार्जेस किसी कंडक्टर में से गुजरते हैं तो उस करंट की वजह से, उन चार्जेस की मोशन की वजह से एक हरारत का इफ़ेक्ट पैदा होता है। अब ये चार्जेस का जो अफेक्ट है, चार्जेस की मोशन का जो असर है, सिर्फ और सिर्फ हरारत ही नहीं है, ये मज़ीद दूसरे असरात भी पैदा करता है। और उन्हीं में से एक असर है मैग्नेटिक फील्ड। क्रिश्चियन ओरस्टेड और आंद्रे मैरी एम्पेयर ने यह चीज़ सबसे पहले ऑब्ज़र्व की। उन्होंने ये देखा कि जब करंट किसी कंडक्टर में से गुजरेगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने से जो मैग्नेटिक असरात पैदा होंगे उसको उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया। तो ये बात याद रखिएगा कि ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया ओरस्टेड ने, और साथ इसके एम्पेयर ने काम किया इस सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइंसदान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बानी तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने ये देखा जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये सारा कुछ हम देखेंगे आज के लेक्चर में। जी तो स्टूडेंट्स, अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट है। फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह का कंडक्टर दिखाई देगा। इस कंडक्टर के अंदर से अगर करंट गुज़र रहा है और आप मालूम करना चाहते हैं कि ये करंट किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो इसे आप एक कार्डबोर्ड के अंदर से गुजार दें। कार्डबोर्ड के अंदर से किस तरह से गुजारेंगे, ये डायग्राम आप यहाँ पे बनी देख सकते हैं। अब चूँकि मैंने कंडक्टर को कार्डबोर्ड में से गुजार दिया है, अब मुझे चूँकि इस कंडक्टर को करंट कैरिंग बनाना है तो डेफिनेटली मुझे इस कंडक्टर के साथ कोई ना कोई बैटरी भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। और ये आप डायग्राम सारी बनी देख रहे हैं। इस बैटरी का अगर कनेक्शन इस तरह से करूं कि इसमें से बहने वाला करंट टॉप टू बॉटम आए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि करंट इस टॉप टू बॉटम सरफेस पे आ रहा है, तो इस सूरत हाल में जो कंडक्टर में बहने वाला करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि कंडक्टर इस सूरत हाल में पड़ा हुआ है और इसमें से बहने वाला करंट बिल्कुल इधर इसके हेड से नीचे की जानिब बह रहा है। अब इस सूरत हाल में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो सर्कल्स की फॉर्म में पैदा होगी, सर्कुलर फॉर्म में पैदा होगी और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कैसे होगी ये मैं अभी थोड़ी देर आगे जाके बताऊंगा। अब ये बात तो तय हो गई कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में एक ऐसा कंडक्टर के जिसमें से करंट गुजर रहा हो और अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की जानिब हो तो उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स एक तो हमने देख लिया कि सर्कुलर होंगी, नंबर 2 वो क्लॉकवाइज होंगी। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब अगर मैं इस बैटरी के कनेक्शंस को रिप्लेस कर दूँ, इसको इन्वर्ट कर दूं कि जहाँ पे पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, तो उस सूरत हाल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की जानिब है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की जानिब है, तो बहने वाला करंट इस तरह से आएगा कि वो कंडक्टर में से टॉप टू बॉटम गुजरेगा। फर्ज करें कि अगर कंडक्टर इस सूरत में पड़ा हुआ है तो बहने वाला करंट इसकी बॉटम से दाखिल होगा और बहते बहते इसके टॉप से गुजर के पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है। अब इस सूरत हाल में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की पैदा होगी? चूंकि कंडक्टर बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि इस सूरत हाल में भी, इस सूरत में भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से सर्कुलर होगी। अब चूंकि हमने करंट की डायरेक्शन बदल दिया है, उसको उलट कर दिया है, तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत होगी, ये भी तब्दील हो जाएगी और अब तब्दील होके ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो अब यहाँ से हमने दो चीज़ें देख ली कि जब करंट टॉप टू बॉटम आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर और क्लॉकवाइज, और अगर करंट बॉटम टू टॉप जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन सर्कुलर, लेकिन अब की बार एंटी क्लॉकवाइज। अब ये किस तरह से पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गई है? इसके लिए आपको रखना पड़ेगा उस कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपस भी आप कहते हैं। ये मैग्नेटिक कंपस या मैग्नेटिक नीडल आप बोर्ड पे देख रहे हैं और ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जगह पे नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का तयन करने के लिए। अब ये किस तरह से तयन करेंगी कि इसकी जो रेड आपको सुई नज़र आ रही है ये हमेशा नॉर्थ पोल की जानिब होगी और इसकी जो नीली सुई है, या अक्सर नीडल्स के अंदर ये वाइट कलर की होती है, ये जो सफ़ेद या नीली सुई होगी ये हमेशा साउथ की जानिब होगी। अब ये जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल पे आप डिफरेंट पॉइंट्स पे रखते जाएंगे तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से सर्कल में बनता दिखाई देगा, जो कि इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा, एक बहुत मजबूत सबूत होगा। बड़े हम वसूख से ये बात कह सकेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर होगी। अब अगर मैंने इसको मजीद साबित करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सर्कुलर है और ये नॉर्थ किस जानिब है, साउथ किस जानिब है, इस बात को अगर मैंने तय करना है तो इसके लिए आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे से आयरन के जो पार्ट्स होंगे, आयरन के फिलिंग्स होंगी, उसको स्प्रिंकल कर दें, उसको छिड़क दें। ये आयरन फिलिंग्स मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे उर्दू में लोह चून भी कहते हैं।
ये छोटे छोटे से पार्ट, छोटे छोटे से ये टुकड़े आप ये कार्डबोर्ड पे बिखेर दें तो ये कार्डबोर्ड के ऊपर बिखेरे गए टुकड़े खुद को इस सूरत हाल में अलाइन कर लेंगे कि इनके नॉर्थ और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इस बात का अब किस तरह से हम तय करेंगे, किस तरह से हम फैसला करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि मेरे पास कंडक्टर है इस सूरत हाल में। यह कंडक्टर कुछ इस तरह से है। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ों को जहन में रखना है, इस एक अंगूठे की डायरेक्शन को और एक उंगलियों के घुमाने को। अगर तो मेरे इस कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है नीचे से ऊपर, तो अब मुझे अपने अंगूठे की डायरेक्शन भी इस सूरत हाल में रखनी होगी कि मेरा अंगूठा इस करंट की डायरेक्शन को बता रहा हो। अब चूंकि करंट ऊपर की जानिब बह रहा है नीचे से, तो मेरा अंगूठा भी बिल्कुल इस सूरत में होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मालूम करनी है तो मेरा अंगूठा होना चाहिए इस करंट की डायरेक्शन में, और ये उंगलियों का घुमाना ये बात तय करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस सिमत में होगी। अब चूंकि हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये देखें मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है। मैं जैसे ही उंगलियों को घुमा रहा हूं तो मेरा ये उंगलियों का घुमाना एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी की जो सुइयां हैं उससे उलट सिमत है। और अगर आपको मजीद इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ये जो करंट नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, इसको आप इस तरह से देखें कि ये करंट जो है, इसके अंदर से बहने वाला करंट, अगर मैं इस मार्कर को अपनी जानिब कर लूं, यानी कि अब मेरे इस अंगूठे की डायरेक्शन मेरी जानिब होगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको मालूम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कैसी होगी, तो आप अपनी उंगलियों को घुमाना शुरू कर दें और उंगलियां आप घूमते हुए देख रहे हैं कि ये घड़ी की सुइयों के मुखालिफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो इस बात से तय हो गया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक दाएं हाथ का असूल होगा। वो असूल इस तरह से होगा कि मेरा दाएं हाथ का अंगूठा करंट की सिमत को जाहिर कर रहा होगा और मेरी उंगलियों का घुमाव जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की सिमत बता रही होंगी। अब दूसरा केस ले लें कि जिसमें मेरे पास करंट ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा था, यानी कि अब कंडक्टर इस तरह से है लेकिन करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की जानिब है, तो अब मेरा अंगूठा भी ऊपर से नीचे की जानिब आएगा और मेरी ये उंगलियों का घुमाव ये बता रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है। अब चूंकि मेरी उंगलियों का घुमाव घड़ी की सुइयों के बिल्कुल मुताबिक है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज होगी। और अगर इस बात को मजीद क्लियर करके देखना है तो आप इसको इस तरह से देखें कि ये करंट जो है बाहर की सिमत में आ रहा है, बिल्कुल स्क्रीन की तरफ आ रहा है, तो अब मेरा अंगूठा होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल सामने जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब उंगलियों का घुमाव, अगर मैं उंगलियों को घुमाऊं तो बिल्कुल ये घड़ी की सुइयों के मुताबिक घूम रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी उंगलियों का घुमाव चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की सिमत बता रहा है, तो इस वजह से इस सूरत हाल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो इस बात से, इस सारी बहस से हमने ये चीज़ तय कर ली है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमारे पास एक असूल आएगा और ये असूल हमेशा हर सूरत में ये काम करेगा और इसको हमने दाएं हाथ का असूल कहा है। ये दाएं हाथ का असूल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग बना के। ये दाएं हाथ का असूल ये कहता है कि जो मैग्नेटिक वायर है, यानी ऐसी वायर के जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उसको अपने दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ना है कि आपका अंगूठा करंट की सिमत को जाहिर करे, तो आपकी उंगलियों का घुमाव मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करेगा। चलें इसे अल्फाज की सूरत में भी लिख लेते हैं कि वायर को अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि अंगूठा करंट की सिमत को जाहिर करता हो
ये की पॉइंट्स मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको जो है फ़र्क मालूम हो जाए, आपको की वर्ड जो है वो मालूम हो जाए। तो हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करेंगी। तो इससे हमने दाएं हाथ का असूल लिख भी लिया और ये असूल बहुत ज़्यादा अहम है। ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड की सिमत मालूम करने के लिए, उसकी सिमत का तआयुन करने के लिए जो दाएं हाथ का असूल है वो लिखें, और ये 2 नंबर का पूछा जा चुका है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि हमने ये तो तय कर लिया है कि जब हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, और सर्कुलर होने के साथ साथ हमने उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी देख ली। क्या होगा कि मैं इस स्ट्रेट कंडक्टर को एक बल दे दूं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास पहले कंडक्टर कुछ इस तरह से पड़ा हुआ था कि वो बिल्कुल सीधा था। अब आपने इसकी एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया था, इसकी दूसरी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट बहना शुरू हो गया था और इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस सीधे कंडक्टर को, इस स्ट्रेट कंडक्टर को बल दे के कुछ इस तरह की फॉर्म में बना दूं, कि इसका एक जो ऊपर वाली सरफेस है, ये इसकी एक जो साइड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हो और इसकी ये दूसरी साइड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हो। अब आप देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी ये वाली साइड जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है और ये वाली साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो अब बहने वाला करंट सीधी डायरेक्शन में नहीं आएगा। यानी पहले तो हमने देखा था करंट या तो ऊपर जा रहा था या बिल्कुल नीचे आ रहा था। अब करंट की डायरेक्शन कुछ इस सूरत में होगी कि करंट बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में जाता हुआ दिखाई देगा, पूरा दायरा बना रहा होगा। तो इस सूरत हाल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी, इसको साबित करने के लिए दोबारा से वही हम लोग तजर्बा करेंगे। तजर्बा क्या था कि इस कंडक्टर को, जो कि अब सर्कुलर फॉर्म में आ चुका है, इसको दोबारा से कार्डबोर्ड पे सुराख करके कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे। इसका एक हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, दूसरा हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से ये अरेंजमेंट की गई हैं। अब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर से थोड़ी सी स्ट्रेट हो रही है। पहले क्या थी, सारी की सारी सर्कुलर थी, लेकिन इस सूरत में ये सर्कुलर ना रही बल्कि स्ट्रेट हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई है। तो इस सेंटर से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी पहले, चूंकि वो बिल्कुल सर्कुलर थी स्ट्रेट की सूरत में, अब जैसे मैंने उस स्ट्रेट कंडक्टर को बल दे के सर्कुलर फॉर्म में कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ना रही बल्कि हल्की सी सीधी फॉर्म में आ गई। ये हल्की सी सीधी फॉर्म आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इससे हमने ये बात तय कर ली कि अगर कंडक्टर सीधा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, तो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होंगी, और अगर कंडक्टर सर्कुलर फॉर्म में होगा तो अब पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी सीधी होती चली जाएंगी। अब स्टूडेंट मज़ीद क्या हो, इधर मैंने अभी कंडक्टर को एक बल दिया है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस कंडक्टर को मज़ीद बल देता चला जाऊं और ये कंडक्टर बल देते देते कुछ इस सूरत हाल में आपके पास आ जाए, इस सूरत हाल में अगर आपके पास आ जाए, ये आपको स्प्रिंग की सूरत में लग रहा है कि शायद ये स्प्रिंग पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्प्रिंग नहीं है। मैंने एक कंडक्टर को, एक तार को बहुत ही ज़्यादा बल दे दिए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हैं इसको। तो अब जो ये फॉर्म मेरे सामने आई है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ज़ुबान में सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड क्या होता है, ये एक कंडक्टर को जब बहुत ही ज़्यादा मैं बल दे देता हूँ, उससे बनने वाली जो फॉर्म होगी उसको सोलिनॉइड का नाम दिया जाता है। इसकी अगर तारीफ़ कहते हैं कि तारीफ़ किस तरह से की जाएगी, तो याद रखिएगा इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से की जाती है कि सोलिनॉइड वायर के कई चक्रों पर मुश्तमिल एक कॉइल है। यानी देखें, वायर को जब मैं बहुत ज़्यादा चक्कर दे दूंगा तो जो कॉइल मुझे मिलेगी उसको मैं नाम दूंगा सोलिनॉइड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
किस तरह से होंगी, इस सूरत हाल में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आपको दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधी सीमत में गुजर रही हैं और बिल्कुल सीधी सीमत में गुजर रही हैं, और जैसे ही ये ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाते हुए ये सर्कुलर फॉर्म बना रही हैं। यानी कि इस सूरत हाल में मैग्नेटिक फील्ड की दो तरह की डायरेक्शंस होंगी। कैसी? कि जब ये बिल्कुल सोलिनॉइड के सेंटर से गुजर रही हैं तो बिल्कुल सीधी होंगी, और जैसे ही सोलिनॉइड के अंदर से गुजर के बाहर की जानिब आएंगी तो अब ये सर्कुलर फॉर्म बनाना शुरू कर देंगी। ये सर्कुलर फॉर्म की सूरत में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये आपको कहीं पहले भी नज़र आ चुकी हैं, आप इसको कहीं देख चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं मैग्नेटिक बार के ज़रिए, कि जब एक मैग्नेट बार लूँ मैं जिसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जैसा कि आपने बचपन में छोटे छोटे से मकनातीस लिए होते थे जो कि बिल्कुल सीधे होते थे, उसको मैग्नेटिक बार कहते हैं। उससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह की दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोलिनॉइड से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट जो कि मुस्तकिल मैग्नेट है, उससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैग्नेटिक फील्ड से मुशाबहत रखती है, उस जैसी दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का तआयुन किस तरह से करेंगे? पहले तो हमने राइट हैंड रूल का सहारा ले लिया, दाएं हाथ के असूल का सहारा ले लिया, कि जिसकी वजह से हम करंट की डायरेक्शन को लेके उससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का तआयुन कर लेते थे। लेकिन अब करंट की डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं है, अब किस तरह से करेंगे? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का तआयुन करने के लिए भी एक दाएं हाथ का असूल है, लेकिन वो दाएं हाथ का असूल इस दाएं हाथ के असूल से मुख्तलिफ है। और किस तरह से मुख्तलिफ है? उस दाएं हाथ के असूल में यह कहा जाता है कि उस दाएं हाथ के असूल में आपने जो उंगलियां घुमानी है ये डायरेक्शन ऑफ करंट में घुमानी है, करंट की सिमत में घुमानी है। पहली बार क्या होता था कि हम उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करती थी, लेकिन इस दाएं हाथ के असूल में उंगलियां करंट की सिमत को जाहिर करेंगी। फर्ज करें कि आपके पास ये सोलिनॉइड भी नज़र आ रहा है, आपको सोलिनॉइड से करंट गुजरता भी नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपको ये करंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि करंट, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं फ़र्ज़ करें मैं एक सोर्स हूँ तो मेरे अंदर से कुछ इस तरह से करंट निकल रहा है और पूरा चक्कर कंप्लीट करता हुआ दोबारा से अंदर दाखिल हो रहा है। फ़र्ज़ करें कि करंट की सिमत कुछ इस तरह से है कि करंट ऊपर से होता हुआ ये पूरा चक्कर कंप्लीट करते हुए दोबारा वापस आ रहा है सोलिनॉइड के अंदर। अब इस सूरत हाल में किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियां घुमानी हैं करंट की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में अगर उंगलियां घूम जाएं तो हमारा दाएं हाथ का अंगूठा ये जाहिर करेगा कि ये मेरा दाएं हाथ का अंगूठा नॉर्थ पोल की जानिब है। यानी कि इस सूरत हाल में जो नॉर्थ पोल बनेगा वो मेरी बाईं जानिब बनेगा और जो साउथ पोल होगा ये मेरी दाईं जानिब बनेगा। अब फ़र्ज़ करें कि करंट की सिमत कुछ इस तरह से है कि ये करंट इस सूरत हाल में बह रहा है, तो अब मेरा अंगूठा मेरे लेफ़्ट साइड पे है, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो बनेगा कुछ इस साइड पे, और नॉर्थ पोल के ऑपोजिट बनेगा साउथ पोल। तो इस तरह से आप सोलिनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोल का तायुन कर सकते हैं। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो सिमत है इसका तायुन करने के लिए जो दाएं हाथ का असूल बयान किया जाता है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये दाएं हाथ का असूल कहता है कि अगर हम सोलिनॉइड को दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि उंगलियां करंट के बहाव की सिमत को जाहिर करें तो अंगूठा
सोलिनॉइड के नॉर्थ पोल की सिमत को जाहिर करता है। अब ये दोनों असूल हैं तो दाएं हाथ के असूल, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। ये दाएं हाथ का असूल स्ट्रेट कंडक्टर यानी बिल्कुल सीधे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की सिमत पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये दाएं हाथ का असूल किसी भी सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों असूलों के दरमियान आपने फ़र्क मलहूज़े खातिर रखना है, ताकि जब आपसे दाएं हाथ का असूल पूछा जाए सोलिनॉइड की डायरेक्शन मालूम करने का, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप ये दाएं हाथ का असूल लिख दें। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर, बिल्कुल सीधे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की सिमत क्या होगी, तो आप ये वाला दाएं हाथ का असूल लिख लें। तो याद रखिएगा कि ये वाला दाएं हाथ का असूल सिर्फ और सिर्फ सोलिनॉइड के लिए एप्लीकेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ सोलिनॉइड के लिए लागू होगा। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल लागू होगा। तो अगर इन दोनों फ़र्क को आप मलहूज़े खातिर रखेंगे तो आपको चीज़ें समझने में, चीज़ें बयान करने में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। अब मैं आता हूँ उस बात की जानिब के जिसमें मैंने कहा कि इस सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परमानेंट यानी कि मुस्तकिल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह से है, उसकी तरह मुशाबत रखती हैं, और ये डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो मुस्तकिल मैग्नेट है ये हमेशा जिस मर्जी मुकाम पे मैं इसे ले जाऊं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जूं की तूं रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस सोलिनॉइड के अंदर करंट पैदा करूंगा, सिर्फ उसी सूरत में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। ये सिर्फ और सिर्फ करंट के बहाव की सूरत में दिखाई देगी। और अगर इस सोलिनॉइड में से करंट का रास्ता बंद कर दूं, करंट का बहाव ख़त्म कर दूं, तो चूंकि इस सोलिनॉइड में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड करंट ही की वजह से है, तो जब करंट ही ना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या ताल्लुक, तो जब करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो जब तक इसके अंदर से करंट बहता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहेगी। और इस तरह के किसी भी आले को कि जो सिर्फ करंट की मौजूदगी में मैग्नेट बिहेव करे, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और चार्ज जब मोशन में हो यानी कि उसके अंदर से करंट बह रहा हो, और जब तक करंट बहेगा वो मैग्नेट बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो चलें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तारीफ भी लिख लेते हैं। हम इसको कहेंगे कि ऐसा आरजी मैग्नेट, आरजी का मतलब है टेम्पोरेरी, जो मुस्तकिल ना हो। आरजी मैग्नेट जो एक कॉइल में करंट के बहने की वजह से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो हमेशा की तरह के नाम के अंदर काम छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, और चार्ज जब मूव कर रहे होंगे और उस चार्ज के मूव करने की वजह से अगर कोई भी चीज़ मैग्नेट बन जाए तो उसको हमेशा नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब आपको इन दोनों दाएं हाथ के असूलों में जो फ़र्क है मैंने वो भी बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि जब कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगी। जब कंडक्टर को मैं बल दे दूंगा तो दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बल दे दूं कि अब ये बहुत ज़्यादा चक्रों पे मुश्तमिल हो, जिसको मैंने सोलिनॉइड का नाम दिया, इस सोलिनॉइड में से बिल्कुल सेंटर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, और जैसे ही इसके सेंटर से निकल के बाहर की जानिब आएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब दोबारा से सर्कुलर हो जाएंगी।
होंगी, इन 3 केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, किस वजह से पैदा होंगी, इनकी डायरेक्शन हम किस तरह से पता चलाएंगे, ये सब कुछ मैंने सिखा दिया है आज के लेक्चर में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है। जी तो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आर्टिकल पढ़ा है मुस्तकिल करंट के मैग्नेटिक असरात, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में बिठाते चले जाएं ताकि जब हम चैप्टर एंड कर चुके हों तब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कशन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अपने आने वाले लेक्चर में अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।